आई वॉज़ जस्ट गोना गो टू स्लीप और मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करके बैठी हूँ। और मैंने हर वीडियो के अंदर सिर्फ़ एक चीज़ सुनी है कि इस जून साइकिल के अंदर 2026 का पेपर रिपीट 2024 का सॉरी पेपर रिपीट हो रहा है। एंड मेरे को कोई चांसेस नहीं लेना है अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो चाहे मुझे रात के 2:30 बजे उठ के ये पेपर प्रैक्टिस कराना हो, पर मैं चाहती हूँ कि इस साइकिल में तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है? एंड इफ यू ऑल्सो वांट द सेम, देन जस्ट वॉच दिस बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम। नाउ समथिंग आई जस्ट वांट टू से हियर, देखो मैं ग्रीन स्क्रीन सेटअप पे अभी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं इस वाली सेटिंग पे तुम्हें सारे क्वेश्चंस करवाऊँगी एंड यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो लेटर ऑन। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको देखो क्या पूछा जा रहा है। सिंथेटिक स्किल है, एनालिटिकल है, प्रैक्टिकल है, कंटेक्चुअल है। ये जो कंसेप्ट है ये स्टर्नबर्ग का कंसेप्ट है। ये स्टर्नबर्ग का कंसेप्ट है, स्टर्नबर्ग की इंटेलिजेंस थ्योरी से राइज करता हुआ है। 1985 के अंदर इन्होंने ये थ्योरी दी थी। अब सिंथेटिक स्किल जो है ये क्रिएटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करती है किसी भी इंसान के। क्रिएटिव एस्पेक्ट के अंदर हम मतलब किसी भी नोवेल तरीके से हम कह सकते हैं कि नोवेल तरीके से हम कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सी प्रॉब्लम्स एज अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू। फिर एनालिटिक स्किल का मतलब होता है कि हम कोई भी नया जो आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, कोई भी चीज़ें हैं, आइडियाज़, उन सबको रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो एनालिसिस के अंदर हम बात करेंगे हाउ डू वी रिकग्नाइज ईच आइडियाज़ विच आर वर्थ परसुइंग। प्रैक्टिकल कंटेक्चुअल स्किल के अंदर हम बात करते हैं क्या हमारे लाइफ में कितने भी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो कि हम एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है? तो हाउ डू वी परस्यू समथिंग, परसुएड समथिंग टू सी द आइडियाज़। एंड थिंकिंग स्टाइल्स में आ जाएगा डिसीजन मेकिंग अबाउट हाउ द स्किल्स आर अवेलेबल टू अ पर्सन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये क्या पूछ रहे हैं, आपके पास परसेंटाइल है, जी स्कोर है, टी स्कोर है, स्टैंडर्ड स्कोर है, ठीक है? तो सबसे पहले तो देखो जो आपका स्टैंडर्ड स्कोर जिसका मीन 50 होता है और एस डी 10 होता है, ये आपका टी स्कोर माना जाता है, ठीक है? और फिर स्टैंडर्ड स्कोर चेंज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसको हम मानते हैं एज जी स्कोर। स्टैंडर्ड विद मीन ऑफ 0 एंड एस डी ऑफ 1, इसको हम परसेंटाइल मानते हैं। और जो यूनिट टेस्टिंग है टू इवेल्युएट अ पर्सन्स परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर इज अ स्टैंडर्ड स्कोर। वी ऑल नो भाई, देखो जैसे तुम परसेंटाइल के बेसिस पे तुम्हारे मार्क्स आते हैं, तो ये एक तरीके से कंपैरिजन होता है बाकी अदर लोगों के साथ। तो ये क्या है, करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गॉड दिस गोइंग टू बी, ठीक है चलो कोई नहीं। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास ये गेस्टॉल्ट के लॉज पूछे गए हैं। अब इन्होंने कुछ नए लॉज पूछे हैं। देखो प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर तो हमें समझ आ गया, इनकम्प्लीट जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें फिर भी हम कंप्लीट परसीव करते हैं। पोलैरिटी हो सकता है तुमने ना पढ़ा हो, लेकिन पोलैरिटी जो प्रिंसिपल है वो बात करता है कि जितने भी हमारे लर्नड मटेरियल होते हैं उनको हम बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर। मतलब जैसे हमने उनको फर्स्ट टाइम लर्न किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी बात करता है अबाउट फॉरवर्ड एसोसिएशन ऑल्सो, ठीक है? फॉरवर्ड एसोसिएशन लॉ भी कहते हैं हम इसे। और फॉरवर्ड एसोसिएशन लॉ के तहत जितना भी लर्न मटेरियल है उसका बेस्ट परफॉर्मेंस तब होगा जब वो सेम डायरेक्शन में होगा जिस हिसाब से हमने कोई चीज़ लर्न करी है। फॉर एग्जाम्पल यू गाइज आर टेकिंग माई क्लासेस डेली, ठीक है? और तुम्हें मेरी क्लास का टाइमिंग सब कुछ सब पता है कि मैं किस हिसाब से ऑपरेट करती हूँ। अब तुम इस चीज़ के साथ ऑलरेडी यूज टू हो गए हो। लेकिन अगर ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें एक हफ्ते पहले बोला जाए कि नहीं मेरी क्लासेस छोड़ दो, देखना किसी और की क्लासेस देखना शुरू कर दो, देन यू वुड बी लाइक कि अरे हम वी आर नॉट यूज टू द फैक्ट कि माई टीचर यूज टू टीच इन अ सर्टन वे और दूसरे टीचर पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं, तो आप नहीं यूज टू हो उस चीज़ के साथ। नाउ प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी आपका क्या है, चूजिंग द सिंपलर थियोरी, ठीक है? कोई भी चीज़ जिसको हम सिंपली चूज करते हैं, ये है। फॉल्सिफिकेशन यानी कि हर चीज़ को हम प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं, आइडिया ऑफ प्रूविंग और डिसप्रूविंग। मैं बस चाहती हूँ कि सब कुछ सही से रिकॉर्ड हो रहा हो, वॉइस भी एकदम क्लियर हो यहाँ पे। ग्रेट,
ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रीमैक प्रिंसिपल है, ज़ाइगार्निक है, क्रिस्पी एंड स्प्रेड ऑफ इफेक्ट है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना और तुम्हें नहीं पता होता तो जो सबसे ज़्यादा तुम्हें क्लोजेस्ट लगता है कि मुझे आता है, उसको जाके चूज़ करके आ जाओ। जैसे कि ज़ाइगार्निक इफेक्ट ना ब्लूमा ज़ाइगार्निक ने दिया था। वो बात करती हैं कि इंसान के अंदर एक टेंडेंसी होती है इनकम्प्लीट टास्क को रादर ज़्यादा याद रखने की रादर देन कंप्लीट। जैसे अगर कोई ब्रेकअप हो गया, जो जिसका तुम्हें बहुत बुरा लगा है, उसका क्लोजर नहीं मिला, तो वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो यही ज़ाइगार्निक इफेक्ट को ही एक्सप्लेन करता है। अब किसी भी चीज़ में डाल दो उसे लाइफ के अंदर। इसके बाद आता है प्री मैक प्रिंसिपल। अब प्री मैक प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, किसी भी बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है और उसको अगर हम रीइंफोर्स कर दें तो उसकी प्रोबेबिलिटी का बिहेवियर जो है लो या हाई उस बेसिस पे चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्रेस्पी इफेक्ट क्या है, सडन चेंज इन परफॉर्मेंस है, सडन चेंज इन परफॉर्मेंस। और स्प्रेड ऑफ इफेक्ट हमारा क्या होता है, जो भी हमारा रिस्पॉन्स है रीइंफोर्समेंट के थ्रू अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम स्प्रेड ऑफ इफेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दे आर आस्किंग यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लव। अब ये जो थियोरी है ना, ये जॉन एलन JHON, इसको रिमूव करो यार। हाँ, तो ये थियोरी जॉन एलन ली ने दी थी 1973 के अंदर। और ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लव के बारे में बात करती है ये थियोरी। तो इरोस लव होता है एक तरीके का आइडियल लव, ठीक है। और लूडोज लव होता है लव को गेम की तरह देखना, लूडो से गेम याद रखना। स्टोर्ज लव जो होता है वो लव को एक फ्रेंडशिप की तरह देखता है कि हमने एक वेसल में फ्रेंडशिप को डाल दिया कि भाई ये अब से हमसे जाए ना दूर, जैसे कि फ्रेंड्स। और अगापे लव ना बहुत ज़्यादा सेल्फलेस लव होता है, पैशनेट लव होता है टूवर्ड्स अ बीइंग अ पर्सन एंड एंटिटी, जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पर हमें उसको कुछ नहीं चाहिए, जैसे कि गॉड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब इन्होंने क्या दिए हैं, स्कंधास दिए हैं, ये स्कंधास दिए हैं बुद्धिज्म के। ठीक है, दीज आर वेरी इजी। देखो मटेरियल फॉर्म को हम रूप कहते हैं, फीलिंग सेंसेशन को हम, एक सेकेंड यार ये क्या हो रहा है, फीलिंग सेंसेशन को हम कहते हैं वेदान्य। ठीक है, परसेप्शन को हम कहते हैं सना, और रीजन इंटेलिजेंस को कहते हैं विनान। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब ये बस टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर लर्न है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज तो ठीक है। All right, guys. Now, next question on your screen again is from Buddhism, Buddhist psychology only. Now, what they are asking you? They're asking you जो four noble फोर नोबल ट्रूथ हैं बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के। दुख है, समुदाय है। दुख क्या होता है, सफरिंग होती है हमारी। ठीक है, सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, फर्स्ट स्टेटमेंट। समुदाय क्या होता है, कॉज है, हर चीज़ के पीछे कारण है, समुदाय इज अ कारण। निरोध क्या है कि सफरिंग का कुछ ना कुछ एंड है। ठीक है, और मार्ग क्या है कि वो रास्ता क्या है, देयर इज अ वे टू एन एंड ऑफ द सफरिंग। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नीचे आ जाते हैं। ओह गॉड, दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टे शैक्स। टे शैक्स बहुत ज़्यादा फेटलिस्टिक डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ड्यू टू द जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। अगर ये वाला कीवर्ड भी कहीं दिख गया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम इसको मैच करेंगे 2 के साथ। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में हम सबको जानते हैं कि एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे होता है, दिस इज 3। क्लाइन फिल्टर एक एक्स्ट्रा एक्स होता है। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम के अंदर 23rd पेयर पे एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। देन फिनोमिनोलॉजी सामने दिख रहा है, लिव्ड एक्सपीरियंस होता है। देन केस स्टडी सामने दिख रहा है, इन डेप्थ स्टडी होता है। एथनोग्राफी सामने दिख रहा है, कल्चर की स्टडी होता है। ग्राउंडेड थ्योरी इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द इंडक्टिव रीजनिंग, इन केस यू डोंट नो। तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी करेक्ट हियर। इसके बाद एंट्रोपी है यहाँ पे, एंड क्या है, ये डिफरेंट हेल्थ साइकोलॉजी और करियर डेवलपमेंट इन सबके
स्टेजेस से पूछे जा रहे हैं चीज़ें। तो एंट्रोपी क्या है? एक सडन डाउनवर्ड होता है, ड्रॉप इन द बिहेवियर होता है, हेल्थ बिहेवियर स्पेशली। और मे बी शायद किसी को कोई डिसऑर्डर हो गया या कोई डीके हो रहा है, उसकी वजह से ये होता है। तो एंट्रोपी वुड बी सडन डाउनवर्ड। ये कीवर्ड आपको दिख रहा है। डीके कर्व क्या होता है? प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन दी हेल्थ बिहेवियर। फोर्स फील्ड एनालिसिस ये यूजुअली कंपैरेटिव असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और फैंटेसी टेंटेटिव रियलिस्टिक ये क्या है? जिन्सबर्ग की जो थियोरी है करियर डेवलपमेंट की, उसके कुछ स्टेजेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 11। यार ये सही है वैसे, एक पेज पे 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, आराम से हम आंसर कर पा रहे हैं। बट ये वही है ना कि मेरी शक्ल नहीं दिख रही यहाँ पे, एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अदरवाइज बच्चा विदाउट द फेस हाउ डू दे आइडेंटिफाई हु इज़ द टीचर, है ना? तो ये एथिक्स एंड स्ट्रेस से रिलेटेड चीज़ें हैं। नाउ नॉन मालफिशन एक तरीके से काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग एथिक के अंदर आता है। HPA हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस, इन केस यू डोंट नो आई विल राइट दिस डाउन। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी अड्रेनल एक्सिस, ये तभी ऑन होगा जब कॉर्टिसोल होगा बॉडी के अंदर, स्ट्रेस आएगा तो बेसिकली HPA एक्सिस शुरू हो जाएगा। अच्छा, आर्ट थेरेपी क्या है? एक तरीके से इंटरवेंशन है, किसके लिए? इमोशनल रिलीज के लिए। और एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर हम लाइफ का जो पैराडॉक्स होता है, पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट या ऑपोजिट मीनिंग, कि मतलब ये भी है और ये भी है, मतलब हम खुश नहीं है। मेरा मतलब मेरे पास कोई चीज़ है, उसको लेके भी मैं खुश नहीं हूँ और उसके बिना भी मैं खुश नहीं हूँ। दैट इज वॉट इज पैराडॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पे आपकी थियोरीज हैं। गेस्टोल्ट थेरेपी आपका एम्प्टी चेयर टेक्निक, ऑलरेडी इसको मैच कर देंगे। रियलिटी थेरेपी बेस्ड है आपके यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स के ऊपर। और एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है दैट हैज टू डू विद योर, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। एंड सोल्यूशन फोकस थेरेपी आपकी शाजर एंड बर्ग ने दी थी। एंड इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नाउ हाइपोथैलेमस है आपके पास, ये रेगुलेट करता है बॉडी का टेम्परेचर, थर्स्ट एंड हंगर। हिप्पोकैम्पस का काम है लॉन्ग टर्म डिक्लेरेटिव मेमोरी को क्या करना? रीइंटीग्रेट करना। और एमिगडाला फियर रिस्पॉन्सेज एंड मेमोरी फियर के साथ रिलेटेड है। और सिंगुलेट कॉर्टेक्स सिलेक्टिव अटेंशन एंड वर्किंग मेमोरी इन सब के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। अब ये इन्होंने क्या पूछा हुआ है? बहुत सिंपल है यार, ये क्रोध, भय, जुगुप्सा और विस्मय, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंस करते हैं। क्रोध तो यहाँ पे एंगर हो गया, और भय हो गया आपका डिसगस्ट, नहीं नहीं सॉरी, भय आपका फियर हो गया। ठीक है, माफी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है? जुगुप्सा, जो भी बोलते हैं इसे जुगुप्सा, इट्स अ डिसगस्ट। एंड विस्मय शुड बी योर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट। नाउ इंडिया हिंदू साइकोलॉजी के अंडर, ठीक है, हिंदू हिंदू साइकोलॉजी में नाट्य शास्त्र होता है एक, उसके ये कंपोनेंट्स हैं एक्चुअली। ठीक है, नाट्य शास्त्र, और सेज भारत ने दिए थे ये। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हल की है, और पर्सनालिटी जो नैक थ्योरी है ये ड्वेक एंड मैक्लीलन ने दी है। ठीक है, अराउजल थ्योरी योकीज डॉटसन लॉ की है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी रायन एंड देसाई की है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है यहाँ पे। नाउ इन्होंने ना इधर जो ऑप्शंस है, अद्वैत वेदांत asserts that sensory knowledge is what, यहाँ पे ना ऑप्शंस मिसिंग है। तो देर शुड बी मल्टीपल थिंग्स जहाँ पे अद्वैत वेदांत सेंसरी नॉलेज को डिफाइन करेगा, एंड अपने सेंस में करेगा, अपने तरीके से करेगा। ठीक है, और वैसे सेंसरी नॉलेज हमारी क्या होती है? जो भी हमारी नॉलेज हमारी इंद्रियों से आती हैं, इंद्रियों से आती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इनकम्प्लीट है तो इसे छोड़ देंगे अभी, और कोई बात नहीं, क्वेश्चन अगर मिस भी हो जाता है तो कुछ नहीं होता। यू नेवर नो कि ये सेम क्वेश्चन आएगा भी या नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या है? अब इसके बाद क्या है? मेरे को कुछ और दिख रहा है यहाँ पे, नहीं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है।
ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर आपको पूछा जा रहा है क्या है, कौन-कौन से होते हैं? तो डिस्पर्जन यानी कि वेरिएबिलिटी, ठीक है? और इसके अंदर क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, क्वार्टाइल आ जाएगा, मोड नहीं आता, वेरिएंस और रेंज आ जाएगा। तो ए, बी, डी एंड ई आ जाएगा इसके अंदर। देन गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं गुड हाइपोथेसिस की? हाइपोथेसिस अच्छी कैसे होती है? एक तो उसके अंदर अफर्मेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, देन इसके अलावा फॉल्सिफिएबिलिटी होनी चाहिए और रिलेशनशिप बतानी चाहिए बिटवीन द वेरिएबल्स। बाकी सारी चीज़ें नहीं होती इसमें। तो ए, सी एंड ई शुड बी करेक्ट हियर। नाउ यहाँ पे थ्योरीज ऑफ हेल्थ बिहेवियर पूछा जा रहा है, जिसके अंदर प्रोटेक्टिव मोटिवेशन थ्योरी आपकी एक थ्योरी है, जो कि रॉजर्स ने प्रपोज की थी। और ये बात करती है कि यू नो आपकी हेल्थ के लिए प्रोटेक्टिव चीज़ें आपको करनी हैं। और दूसरी चीज़ क्या, मतलब प्रिवेंशन आपने जो है वो ज़रूर करना है। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी इज़ ऑल्सो देयर। मार्शल लिन्हान की ये थेरेपी है। और इन केस यू डोंट नो, तो दिस वाज मेंट फॉर एक्चुअल डीबीडी, बीपीडी सॉरी, एंड डिप्रेशन के जो मरीज थे उनके लिए बनी हुई थी। और दूसरी प्रिकॉशन अडॉप्शन प्रोसेस मॉडल थ्योरी। नाउ दीज आर थ्री हेल्थ बिहेवियर थ्योरीज। बी सी डी शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रिप्रोसेसिंग थ्योरी। ये शपीरो हैं इनका नाम, शपीरो। 1987 के अंदर आई थी ये थ्योरी। और ये बात करती है किसके बारे में, मतलब इसके अंदर ना आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन जो थ्योरी है, ये 8 फेजेस में कंडक्ट होती है, जिसके अंदर क्या सारी चीज़ें आती हैं। देखो यहाँ पे हिस्ट्री टेकिंग होती है, प्रेपरेशन हो सकता है, असेसमेंट हो सकता है, डिसेंसिटाइजेशन भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो लेट्स सेलेक्ट असेसमेंट हो जाएगा इसके अंदर, इंस्टॉलेशन हो जाएगा और बॉडी स्कैन हो जाएगा। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे नहीं हो सकती क्योंकि ये हमारे सीसी थेरेपी का पार्ट है, ठीक है। और स्किल एक्विजिशन का हमें यहाँ पे क्या काम है? कुछ भी नहीं है। एलिमिनेट करो और आगे बढ़ो। ए, सी एंड ई। Which of the following are the methods used in challenging and counseling as per the developmental model of Egan? ठीक है, जरार्ड एंड ईगन का डेवलपमेंटल मॉडल पूछा गया है। और ये ईगन के स्किल्ड हेल्पर मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है। अब इसमें एक तो ये सोशल रिस्पॉन्स आता है, इमेजेसी आती है और सेल्फ डिस्क्लोजर आता है। ये 3 चीज़ें हैं, 3 मेथड्स हैं जो कि एक तरीके से चैलेंजिंग की स्किल हैं किसी भी इंसान के अंदर। तो बी, डी, ई जो होगा सही आंसर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द एडवांस्ड एम्पैथी एज पर द डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ द काउंसलिंग। अब इसमें डेवलपमेंटल मॉडल के अंदर आपका थीम आइडेंटिफिकेशन आएगा, देन आपका कनेक्टिंग आइलैंड्स आएगा और मेकिंग द इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट आएगा। थीम आइडेंटिफिकेशन यानी कि जो भी स्टोरी सुन रहे हैं उसके पीछे का क्या रीज़न है, थीम क्या है, मतलब एग्जैक्टली कहाँ से राइज करी है, फीलिंग क्या है। कनेक्टिंग आइलैंड्स इज स्टोरी के अंदर क्या कोई ऐसे कनेक्टिंग चीज़ है या कनेक्टिंग डॉट्स हैं जिनको हम समझना चाह रहे हैं। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का मतलब है इंफॉर्मेशन जिसको आप एक्सप्लेन और कैरी आउट भी कर सकते हो। तो बी सी डी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हियर, एंड व्हाट वी हैव इज कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उस बताने हैं उसके सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे एनवीवो आ जाएगा आपका और एटलस आ जाएगा, ठीक है। ये 2 हो गए, सी एंड डी। इसके बाद क्या है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के मेथड्स डिटरमाइन करो कौन कौन से हैं। स्क्री टेस्ट और ईगन वैल्यू, आंखें बंद करके ये मार्क करके आ जाना, ठीक है। इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग है कम्युनिटी बेस्ड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स फॉर रेजिलियंस अमंग दी चिल्ड्रन। अच्छा, बच्चों के अंदर अगर हम रेजिलियंस बिल्ड करना चाहें तो क्या फैक्टर्स होने चाहिए? प्रो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हमें इस चीज़ को बढ़ावा दे, बेटर करे, बेहतर करे लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग का कोई काम नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड होम का कोई काम नहीं है। नेबरहुड विद कलेक्टिव एफिकेसी, अगर हमारे नेबरहुड में भी सारी चीज़ें बढ़िया होगी तो सब कुछ बेटर होगा, बच्चे का विकास अच्छा होगा। इफेक्टिव स्कूल होने चाहिए, बढ़िया स्कूल होने चाहिए, ए, डी, ई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26,
रीजंस फॉर फॉरगेटिंग, अब देखो ये ना बुक में अगर पढ़ा है ढंग से तो पता होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर कुछ नहीं पता होगा। अगर इन्फॉर्मेशन एनकोडिंग के टाइम पे फेलियर टू एनकोडिंग होता है, ये याद रखना है, फेलियर टू एनकोडिंग अगर होगा, जब इन्फॉर्मेशन मतलब आपके दिमाग में जहन में घुसी रही है, तो यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी। फिर दूसरी चीज़, आपकी जो ओल्डर इन्फॉर्मेशन होती है वो न्यू लर्निंग के साथ इंटरफेयर करती है, और जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है वो ओल्डर लर्निंग के साथ, रिकॉल के साथ इंटरफेयर करती है, इसलिए लोग भूल जाते हैं चीज़ें। और यही कंक्लूजन था ACD। अब गेस्टॉल्ट अप्रोच के अंदर इनको टर्म्स बतानी है कौन कौन सी एसोसिएटेड है। मोलर अप्रोच हम इसे बोलेंगे। दूसरा इसके बाद मोलर अप्रोच को एक तरीके से हम होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं, ओवरऑल अप्रोच विच इज़ द कन्वेंशनल अप्रोच। नेटिविस्टिक भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर आ जाएगा कॉग्निटिव एंड फिनोमिनोलॉजिकल। इसके पीछे हमें रीज़न पता है, क्योंकि साइकोफिजिक्स के लॉ, गेस्टॉल्ट के लॉज, परसेप्शन के लॉज, ये सब इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसको हटाओ, और ये क्या है, साइको, हाय हाय, साइकोफिजिक्स लॉ प्लस गेस्टॉल्ट लॉज ऑल कम्स अंडर दिस ओनली। तो A, B एंड D, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसके बाद रिग्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है। सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन में वो बताना है आपने, डिफरेंस बताने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, ये देखना, नॉट ट्रू पूछा जा रहा है, जो ट्रू नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ क्राइटेरिया जो है वो नहीं आता है, और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी नहीं आता, और ना ही सैम्पल साइज के बारे में कोई बात होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं रिग्रेशन के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, 5 ways to include your Bruner's theory of cognitive development, which of the following are there? There would be 5 only, क्योंकि ब्रूनर की थ्योरी के अंदर उन्होंने 5 चीज़ों के बारे में बात करी थी। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे देखो, मैं ना आपको अलग से बताती हूँ जो एक्चुअली इन्होंने बताए हुए थे। टू बी प्रोएक्टिव एंड प्रिडिक्टिव, ठीक है। तो इसके अंदर प्रिवेंशन आ जाएगा, इनकेस अगर ये एग्जाम में आया तो प्रिवेंशन आएगा, प्लान आएगा, पार्टिसिपेट आएगा, प्रोग्राम आएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आइकॉनिक जो है ना, ये नहीं आएगा। तो बाकी सारे इसके पार्ट हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन ना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, इसमें सब कुछ करेक्ट है, इसमें आइकॉनिक को छोड़ के। आइकॉनिक का मतलब होता है कि विजुअल मेमोरी, बाकी सब है, इनएक्टिव है, इकोइक है, सिंबॉलिक है, डिओंटिक है। लेकिन ये चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा, बिकॉज ऑप्शन ही इसमें कोड्स जो हैं वो ही गलत दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोएक्टिव वेज टू इंक्लूड, ओहो हो, ठीक है जी। क्वेश्चन रीड मैंने कौन सा कर दिया, आंसर कौन सा दे दिया, ठीक है। देखो गलती तो यहाँ भी होती है, कोई बात नहीं। आंसर आपका क्या है यहाँ पे, आपका प्रिडिक्शन आ जाएगा इसके अंदर, प्रिडिक्शन आ जाएगा, प्रिडिक्शन आ जाएगा, प्रिवेंशन आ जाएगा, प्लानिंग आ जाएगा, और आपका प्रोग्राम आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब है A, B, C एंड D, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। रियलिटी थेरेपी वाज गिवन बाय ग्लेजर, ठीक है। ग्लेजर की ये थेरेपी है, 1965 के अंदर ये थेरेपी आई है, ठीक है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चॉइस, फर्स्टली दिस इज ट्रू। Emphasizes on self evaluation, this is also true. Now follows the stages of wants and the way we live and exist, this is also true, this is what it focuses on. And then C and D kya hai, um what are they saying, views empowerment from strength based perspective and follows the stages of wants, direction, evaluation, program and training, ठीक है। अगेन आई गेस दिस माइट बी अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। 3 चीज़ें जो इसके अंदर एकदम करेक्ट है। एक तो आपका क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ चॉइस के ऊपर बेस्ड है, सेल्फ इवैल्यूएशन पे बेस्ड है, और ये बेस्ड है स्टेजेस ऑफ वांट्स, डायरेक्शन एंड इवैल्यूएशन प्लानिंग पे। तो A, B एंड E शुड बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ,
ठीक है, पीनियल ग्लैंड के बारे में क्या सारी चीज़ें सही हैं? देखो ये मेलाटोनिन सिक्रीट करती है, ये बिल्कुल सही है। एपिथैलेमस में लोकेटेड है और इसको थर्ड आई भी बोला जाता है, बी, सी एंड ई। ऑप्शन नंबर 2। रिचर्डसन का रेज़िलियंस मॉडल है, तो इसके अंदर कौन-सी चीज़ें आ जाती हैं? ठीक है, क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं और 2002 में ये मॉडल आया था। नाउ आई एम फीलिंग टायर्ड। ठीक है, और इसके अंदर हम वेट इसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, बायोसाइको स्पिरिचुअल होम्योस्टेसिस इसके अंदर आता ही आता है, रीइंटीग्रेशन विद लॉस जो है वो भी इसके अंदर आता है और डिस्रप्शन भी इसके अंदर आता है। तो ए, सी एंड डी शुड बी करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वो स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और वो करेक्ट बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इमोशनली अराउजिंग स्टिमुलाई हैव सीन टू लीड एमनीशिया। दिस इज ट्रू, क्योंकि अगर बाई चांस क्या होगा, कोई भी आपकी ऐसी मेमोरी आपके ज़हन में आ जाएगी जो आपके लिए स्ट्रेसफुल है, सो देन यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद दैट मेमोरी। दिस इज़ ट्रू। ठीक है, then some cognitive processing must occur before individual can experience an emotional process an event, which is true। processing तो होनी important है। repression is a form of motivated forgetting, this is also true। functional fMRI and PET are invasive, no they are not invasive, they are non invasive। ठीक है, तो they are false। then theories of emotions have not changed, this is also false, it has changed। A, B and C, it has changed and that is the reason रॉबर्ट प्लुचिक ने वो 6 इमोशन वाली बात करी थी, बट एक्चुअल 7 हो चुके हैं अब उसके अंदर। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर अगेन करेक्ट, यहाँ पे बताना है। ओके, एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एनहांसेस द परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस, दिस इज फॉल्स। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हमारे स्ट्रेस का परसेप्शन एनहांस नहीं कर सकती, ख़राब भी कर सकती है। स्ट्रेस फंक्शंस एज अ मोटिवेटर, ऑप्टिमम स्ट्रेस तो होना ही चाहिए, बिना उसके काम नहीं होगा। Then behavioral indicators of stress in children are seen in cognitive abilities, competence and academic performance। कोई बच्चा जो खराब परफॉर्म कर रहा है एकेडमिकली, ऑब्वियसली उसके प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रेस है उसकी बॉडी में। रेजिस्टेंस स्टेज क्या बोलता है? फिजियोलॉजिकल अराउजल पीक करता है अप टू ऑल टाइम हाई, नो दिस इज फॉल्स। निग्लेक्ट victimization, this is false। then neglect victimization and all of this is toxic stress to children, which is true। तो क्या चीज़ें ट्रू हैं? एक तो बी ट्रू है, सी ट्रू है एंड ई ट्रू है, बी सी ई। ठीक है जी, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी इन्होंने एकदम डिस्ट्रैक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, तो देखो साफ सीधी बात है, ये एग्जाम में एक ही बार आया है क्वेश्चन, ये जो 36 है, इसके अलावा ये कभी आया नहीं है एग्जाम के अंदर, तो स्टिल कोई बात नहीं। गाथा बाय तुकराम, ये आया था 17 सेंचुरी में। ठीक है, उपदेश जो है बाय रमन महर्षि, दिस केम आउट इन 20th सेंचुरी। ठीक है, एंड देन गीता रहस्य was in 1915 and then your last Anashasakti came out in 1930। ठीक है, so then the correct answer is option number 1 here। now broaden build theory of positive emotions, करेक्ट सीक्वेंस में इसको लगाने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे पॉजिटिव इमोशन आएगा, फिर आपके नोवेल थॉट्स आएंगे। अब इसको समझो, जब आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन होंगे तो भी आपकी जो न्यू थिंकिंग है वो अराइज होगी, और फिर उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपने पर्सनल रिसोर्सेज बिल्ड करोगे और आपके एनहांस फुलफिलमेंट्स भी यहाँ पे निकल के आएगी, मतलब आप और ज़्यादा बेटर फील करोगे अपनी लाइफ के बारे में कि ओके आई एम एबल टू अटेन सर्टन थिंग्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के साथ। यहाँ पे इन्होंने बोला है साइकोलॉजिस्ट एक टूल डेवलप कर रहा है नेचर कनेक्टेडनेस के ऊपर, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले तो हम कंटेंट वैलिडिटी एस्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि हम आइटम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो बिना कंटेंट के तो नहीं हो पाएगा। मेरी पेंसिल पाम रिजेक्ट नहीं कर पा रही है, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, इसके बाद एग्जामिनिंग योर क्रॉनबैक अल्फा, क्योंकि ये हमें रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश करने में मदद करेगा। इसके बाद कैरिंग आउट दी एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस होगा, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इस्टेब्लिश करनी होती है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर सीक्वेंस 3 में आ जाएगा। अब क्या है,
हमारा लास्ट में प्रेडिक्टिव वैलिडिटी जो है ये हमारा चौथे नंबर पे आना चाहिए क्योंकि क्राइटेरिया एस्टैब्लिश करना है हमें, ठीक है? और परसेंटाइल नॉर्म हमारा 5वें नंबर पे आएगा क्योंकि ये सबसे लास्ट में होगा। क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या करना चाहते हैं? परसेंटाइल बनाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी करेक्ट हियर। One organizational psychologist wanted to verify efficacy of a group based development intervention. For this purpose, he undertook an action research. Suggest the correct sequence. Correct sequence would be plan, act, observe, and reflect. ऐसे तुम्हारे पास वो होता है ना रफ शीट, उसमें लिख के आ जाया करो। प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग, रिफ्लेक्शन। ठीक है, देख लो भाई क्या सीक्वेंस है इसकी। ऑप्शन नंबर 3 है शायद से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देन रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस देन ऑर्डर देम इन द सीक्वेंस नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ठीक है जी। एग्स इन दी सुपरमार्केट आर ग्रेडेड एज स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड जंबो। एग्स को कैटेगरीज में डाला हुआ है तो ये आपका ऑर्डिनल है वैसे तो, ठीक है। क्या स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, तो एक तरीके से ऑर्डर है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, फिर मीडियम, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, लेट्स सी। देन एम्प्लॉयज आर असाइंड आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। एम्प्लॉयज को आइडेंटिफिकेशन नंबर्स दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब अगर उनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि रैंक के हिसाब से दिया है, तो ये नॉमिनल हो जाएगा। देन अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ हॉकी प्लेयर्स, दिस शुड कम इन हॉकी प्लेयर्स की अचीवमेंट मोटिवेशन शुड कम इन इक्वल इंटरवल, एंड प्लेयर की जो हाइट है दैट शुड कम इन द रेशो फॉर्म। ठीक है, रेशो फॉर्म ट्रू 0 पॉइंट है। ठीक है, चलो तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो, BACD होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, आपको ये अरेंज करने हैं जो भी हमारे अर्ली स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं इन द करेक्ट ऑर्डर। द स्ट्रक्चरलिज्म was later on 1879 to 18 you know 1890, 90 से पहले ही बोलते हैं, इस अराउंड बोलते हैं, ये फर्स्ट ही आएगा इन द डेवलपमेंट। फंक्शनलिज्म हमारा सेकंड आ जाता है क्योंकि इसका तो एग्जैक्ट ईयर 1890 ही है, आज ही हमने पढ़ा था। बिहेवियरिज्म आपका 1900 से अबव निकल के आया है और ह्यूमनिस्टिक निकल के आया है 1954 के टाइम पे। तो ABCD शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस हियर। आगे बढ़ते हैं। Question number 42. Cognitive psychologists and survey researchers have acknowledged that answering survey questions can be complex cognitive task. Research suggests that when people answer survey questions, they go through 4 stages. अच्छा, जब सर्वे हो रहा होता है तो 4 स्टेजेस में जा रहे होते हैं। एक तरीके से हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ सर्वे, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है? कॉम्प्रिहेंशन आपका सबसे पहला स्टेज होगा, यानी कि समझना। फिर उसके बाद हम उस रिस्पॉन्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे रिकॉल करते हैं, उसके बेसिस पे हम बनाते हैं जजमेंट, और फिर हम रिस्पॉन्स का कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ADBC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, फॉलोइंग आर द स्टेप्स दैट शुड बी फॉलो टू एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्या हमारे वो होने चाहिए? सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपने इसको लगाना है। तो सबसे पहले तो आप अडॉप्ट करोगे एटीट्यूड ऑफ अ क्रिटिकल थिंकर, ठीक है। फिर आप रेगनाइज करोगे, अवॉइड करोगे क्रिटिकल थिंकिंग हिंड्रेंसेस। फिर आप आइडेंटिफाई करोगे और कैरेक्टराइज करोगे आर्ग्यूमेंट्स। देन उसके बाद आप इवेल्युएट करोगे इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, क्या आप सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और फिर उसके बाद इवेल्युएट करोगे आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, देखो ये ना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना, आराम से क्वेश्चन नंबर 43 जो है तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारा दिमाग कितना चलता है, एनालिटिकल दिमाग। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस एज पर हेल्थ बिलीफ मॉडल। ठीक है, वेयर एन इंडिविजुअल डज व्हाट। ओके, सबसे पहले तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, feels that since his father has died of cancer,
जेनेटिकली वो डिस्पोज़ हो गया, तो यहाँ पे परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी देखने को मिल रही है। 1 के आगे मैं यहाँ लिख रही हूँ परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी, मतलब वल्नरेबल हो गया, ग्रीव कर रहा है अपने पेरेंट के दुःख को इसलिए, ठीक है? फिर सेकंड नंबर पे आएगा, उसको अंडरस्टैंड करना है कि दैट अगर वो कंटिन्यू करेगा स्मोकिंग, देन हायर चांस है वो होने के, कैंसर होने के। तो यहाँ पे हम सिवियरिटी एंड थ्रेट को परसीव कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे ये आ गया। देन थर्ड नंबर पे हमारा आ जाएगा, ही ऑल्सो रीड्स अबाउट वेरियस फैक्टर्स, ठीक है, टू कैंसर, विच इज़ दी थर्ड वन, एंड विच मीन्स दैट वो कुछ एक्शंस ले रहा है काम पे, काम के लिए। और चौथा हमारा स्टॉप स्मोकिंग आ जाएगा लास्टली, उसने इंटरवेंशन ले लिया है, एक्शन और बिहेवियर ले लिया है। तो यहाँ पे एक्शन क्यूज आएंगे और फोर्थ आ जाएगा एक्शंस। तो यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस है दैट शुड बी CDAB, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ थेरेपी एडवोकेटेड बाय एडलर। एडलेरियन साइकोथेरेपी, देखो ये मैंने कहा था ये ज़रूर इमर्ज करेगा, और ये देखो आने लग गया। सबसे पहले तो हम यहाँ पे थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करते हैं, ठीक है? फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद हम इंसाइट जो है उसको गेन करेंगे, और फिर हम न्यू स्किल बनाएंगे। ये हमारा काम है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही आंसर है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बिहेवियर्स ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इन हायरार्किकल ऑर्डर एज पर मैस्लोज थ्योरी। बाइज अ 2 बेडरूम फ्लैट, ये तो पहले नहीं करेगा, करेगा क्या? Attends at least one refresher course in his discipline every year, applies regularly to various awards and tries to maintain relationship with the students. सबसे पहले तो ये आना चाहिए, लव बिलोंगिंगनेस, ठीक है? किस सेंस में लगाना है इसको? देयर इज अ लिटिल glitch in this question, I guess. Arrange the following in hierarchical order. Hierarchical order में लगाना है, तो it should be from lowest to highest ना, ठीक है? तो सबसे लोएस्ट में हमारे पास सेफ्टी नीड्स होनी चाहिए, तो सबसे पहले सेफ्टी नीड्स आएंगी, दैट शुड बी नंबर 1, ठीक है? सेफ्टी। देन इसके बाद एटलीस्ट अटेंड्स दी वन रिफ्रेशर कोर्स इन हिज डिसिप्लिन एवरी ईयर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ एस्टीम वगैरह जो है दैट कम्स। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है? ट्राइज टू मेंटेन क्लोज रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स बिकॉज ही वांट्स टू हैव बिलोंगिंगनेस, एंड देन लास्टली अप्लाइज रेगुलरली फॉर वेरियस अवार्ड्स, दिस शुड बी लास्ट वन। तो यहाँ पे सीक्वेंस DABC होना चाहिए। क्या हो गया? DABC नहीं होना चाहिए, A हो जाएगा, देन B हो जाएगा, ABDC, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है भाई? यू नीड टू रीड एंड देन यू नीड टू आंसर, कूल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट आर दे आस्किंग हियर? दे आर आस्किंग अबाउट personality development propounded by psychoanalytic theory. Children refuse to defecate in the toilet, and ये तो anal stage हो गया आपका. Children enjoy breastfeeding, ये है oral, mouth लिख रही है, oral stage. Children develop interest in the opposite sex, ठीक है? It should be genital. And children found to play with genital organs should be your फॉलिक। तो ये ओरल, एनल, फॉलिक एंड जेनिटल, इसमें जाना चाहिए, BADC होना चाहिए यहाँ पे आंसर, ठीक है? अरेंज द फॉलोइंग कॉग्निटिव पॉइंट सीक्वेंशियली अकॉर्डिंग टू लिटानिया एंड डार्ले, देखो मैंने कहा था ये आएगा, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, नोटिस करते हैं कोई भी चीज़। नोटिसिंग के बाद हम उसको एज एन इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अगर हम लेना चाहते हैं तो, और फिर उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो इस पे प्लान करेंगे,
और फिर उसके बाद उस पे एक्शन लेंगे। 5वां ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होना चाहिए सही है यहाँ पे। अरेंज द फॉलोइंग बिहेवियर्स ऑफ द पियाजे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू however it is। ठीक है। Child says the volume of water in long glass is same even when it is poured in the flat, क्या बोलते हैं, फ्लैट बोल। ये क्या है, कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर ही आ जाएगा क्योंकि कंजर्वेशन डिपेक्ट कर रहा है। कंजर्वेशन आपका 7 से 11 उम्र में होता है, तो ये कॉन्क्रीट स्टेज में आएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, चाइल्ड लुक्स फॉर एन ऑब्जेक्ट इन द सेम प्लेस वेयर इट वॉज हिडन अर्लियर। दिस डेफिनेटली इज द सेंसरी मोटर, सो दिस कम्स फर्स्ट। सेंसरी मोटर है क्योंकि, ठीक है, मैं इतना लिख रही हूँ। इसके बाद चाइल्ड सेज दैट बॉल इन राउंड शेप एंड ऑल ऑफ दैट, की शेप सेम है। तो ये सब आपका किसके अंदर आ जाएगा? लैक ऑफ कंजर्वेशन। एंड देन इसके बाद चाइल्ड आर्ग्यूज दैट साइकिलिंग गिव्स बेटर एक्सरसाइज। ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगा क्योंकि सबसे लास्ट में ये लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होती है। तो ये आपको स्टेज में लगाना है। सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर बी आ जाएगी आपकी, बी। फिर आपकी प्री ऑपरेशनल आ जाएगी सी। फिर आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल आ जाएगी ए। और फिर आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल आ जाएगी डी। तो ये करेक्ट आंसर होना है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। भाई इस बार का तो बहुत लेंदी पेपर था ये, इसमें तो बच्चे मतलब आई एम श्योर व्हाट दे मस्ट बी डूइंग हियर, बस यही करते रहते होंगे, डी कोड डी कोड डी कोड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एज फॉलोज, ये आपने बताने हैं। Being a moral person in the eyes of the others, being makes moral choices on beliefs, and then behaves appropriately to avoid punishment, conflicts with moral principles, and makes choice based on what is right behavior। ठीक है। नाउ दिस ऑल यू नीड टू स्टडी, एंड इन केस यू डोंट नो तो फिर थ्योरी जो है वो प्रॉपरली स्टडी करनी है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, सी से स्टार्ट होना चाहिए और डी पे ख़त्म होना चाहिए। पढ़ लेना अपने आप। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाता है और सबसे पहले वो पनिशमेंट अवॉइड करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो ऐसे अगर आपको थ्योरी याद है तो आराम से आप कर पाओगे, और नहीं याद है तो फिर बस वही बात है कि पढ़ा कुछ नहीं है। ठीक है। अवॉइड पनिशमेंट। ठीक है। 50 क्वेश्चंस आई हैव डन हियर एंड आई नो कि दैट इट्स बीन 1 hour। आई नीड टू टेक अ लिटिल ब्रेक। आई विल टेक दैट ब्रेक, लाइक 5 minute ब्रेक, एंड देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। Question number 51. Some causal factors occurring relatively early in life may not show their effects for many years, and that may contribute to predisposition to develop a disorder. ठीक है। What are they talking about? They are talking about distal risk factors. Option number 2. Distal risk factors हमारे क्या होते हैं? कोई भी causal factors आप मान सकते हो जो कि अर्ली हो जाते हैं लाइफ में, अर्ली इन लाइफ। ठीक है। जिसके थ्रू प्री डिस्पोजिशन होती है, हमारी वल्नरेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को डेवलप करने की, किसी डिसऑर्डर को। अब की एलिमेंट बताने हैं थेरेप्यूटिक प्रोसेस के, विच इज़ इफेक्टिव। सो वी हैव व्हाट, चैलेंजिंग पर्सनल इंटीग्रेशन, देन वी हैव
एडवांस्ड एम्पैथी, वर्किंग अलायंस, ऑप्शन नंबर 4 शुड बी करेक्ट हियर। बट आई समवेयर फ़ील कि ना कुछ तो चीज़ जो है यहाँ पे मिस आउट हो रही है, क्योंकि ये पेपर जो है ना, ये पूरा कॉपी तो नहीं हो पाया, बट चलो जैसा भी है, इसको हम आंसर करेंगे। और while Kirchhoff's model describes communication skills as processing skills, Ivy call it a what? They call it a micro skill approach. ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ component ऑफ द क्रिएटिविटी इन टॉरेंस? ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट द component, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। आस्किंग फॉर अ स्मॉल कमिटमेंट and gaining compliance, asking for a bigger commitment is known as what? ठीक है, स्मॉल कमिटमेंट, door in the face. The process by which one person tries to change the belief, opinion, position, and what? The course of action. This is persuasion. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। According to social identity theory, formation of person's identity within a particular social group is explained by the sequential process of what? तो ये एक्चुअली टैफल एंड टर्नर की थियोरी है। इसमें सोशल कैटेगराइजेशन आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा एंड सोशल कंपैरिजन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। फेमस स्टडी कॉल्ड द रॉबर्स केव 1961 डेमोन्स्ट्रेटेड द सोशल बिहेवियर नोन एज व्हाट? इक्वल स्टेटस कॉन्टैक्ट बोलते हैं हम इसे। और ये क्यों होगा? क्योंकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं दैट इज अराइज ड्यू टू सम काइंड ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें सुपर ऑर्डिनेट गोल्स जो हैं उसके थ्रू हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो वाई नॉट। और सुपर ऑर्डिनेट गोल्स के थ्रू जो भी हम काम करें ये हमें इक्वल स्टेटस, इक्वल दर्जा देगा ग्रुप को, इसलिए। फाइव शीथ जो है पंचकोश थ्योरी की, दैट इज एक्सप्लेन्ड दैट इज एक्सप्लेन्ड इन तैत्रीय उपनिषद, ये करा है हमने पहले भी। द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस इन वेकफुल, ड्रीम, स्लीप, ये सब क्या है? एज वेल एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट आर डिस्क्राइब्ड इन ये मंडूक्य उपनिषद के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। The first psychology department in India was formally started by N.N. Sen Gupta. ठीक है, then four phases of forgiveness according to Enright, Friedman and Rick is your uncovering, decision, and your work, and your deepening. Option number 2. One behavioral scientist is developing a questionnaire and to assess the attitude towards workplace support, which of the following will be the best ways to establish construct validity? फैक्टर एनालिसिस, जहाँ पे ये दिखेगा ना कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, फैक्टर एनालिसिस मार्क करके आना। कंपोनेंट्स ऑफ हार्डीनेस, बहुत सिंपल, कोबासा की स्टडी से पूछा गया है। कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन फ्रंटल, टेम्पोरल एंड मोटर, ये है ब्रोकाज एरिया। ठीक है, फंक्शंस ऑफ गाबा, गाबा के फंक्शंस क्या है? मेजॉरिटी ऑफ टाइम दिस इज एन इनहिबिटरी फंक्शन। ठीक है, इनहिबिटरी है, बट रुक जाओ अभी मेरे को मार्क नहीं करने दो। एंड इसके अलावा क्या ये स्लीप में भी इन्वॉल्व है? यस 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 यस, स्लीप एंड लर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। Question number 67. What they are asking you here. In the disease called multiple sclerosis, myelin sheath is destroyed, thick, or not present? It's actually destroyed. ठीक है, option number 1. The disorder when sex chromosome in the 23rd pair is resulting in XXY. एक extra X chromosome है, Klinefelter कहते हैं हम इसे। इसके बाद क्या है? हु इज द पर्सनालिटी थियरिस्ट दैट बिलीव्स इंडिविजुअल्स आर द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एंड नथिंग इज प्री डिटर्मिन्ड? दिस डेफिनेटली वाज सेड बाय अल्फ्रेड एडलर, बिकॉज इन्होंने इन्फीरियोरिटी एंड स्ट्राइव फॉर बेटर के बारे में बात करी थी। ठीक है, यही इस चीज़ को बोल सकते हैं, बाकी तो फ्रॉइड वगैरह ऐसी बातें नहीं करते थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच थियोरी ऑफ इमोशन फिजियोलॉजिकल रिएक्शन एंड इमोशन आर अज्यूम टू अकर साइमल्टेनियसली? साइमल्टेनियसली हो रहा है तो ये कैनन बार्ड थियोरी है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड
द रीइंफोर्समेंट थियरिस्ट। रीइंफोर्समेंट के बारे में हल ने बात नहीं करी है, बाकी सबने करी है। हल्स अप्रोच टू Hull's approach to theory construction is called as hypothetico-deductive। ठीक है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव बोलेंगे हम इसे, क्योंकि जैसे उन्होंने तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थ्रू मैथमेटिकल फॉर्मूला। एंड आगे बढ़ते हैं। द थियोरी विच इज यूज टू कंपेयर जजमेंट्स और द डिसीजंस वी मेक अंडर सर्टेन कंडीशंस, दिस ऑल कम्स अंडर योर सिग्नल डिटेक्शन थियोरी। In addition to tripartite system of working memory, Baddeley, Allen and Hitch added a fourth component। सबसे लास्ट में ये फोर्थ कंपोनेंट जो ऐड किया गया था ये 2011 के टाइम पे हुआ है। ये देखो, एपिसोडिक बफर कहते हैं हम इसे। Question number 75. In order to interpret individual test scores and to calculate confidence interval, which of the following is important and necessary? ठीक है, तो करेक्ट आंसर शुड बी योर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। इसी के थ्रू ही तो कर पाएंगे हम। रिलायबल होगी कोई चीज़, एरर ऑफ मेजरमेंट कम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन विच इज स्क्यूड टू लेफ्ट, लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव स्क्यू बोलेंगे। द मल्टी ट्रेट मल्टी मेथड मॉडल डज नॉट प्रोवाइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग? प्रिडिक्टिव एविडेंस वैलिडिटी इसके बारे में बात नहीं करता, और इसके ऑथर्स हैं कैंपबेल एंड फिस्क। ठीक है, किताब भी है, उसका नाम है अनास्टासी। उसमें ये प्रॉपरली एक पूरी लाइन दे रखी है और डिफाइन कर रखा है इसे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के साथ। क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग आइटम बायस? आइटम बायस को डिटरमाइन करने के लिए आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व का हम इस्तेमाल करते हैं। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 79। Question number 79. Which of the following is the correct pass model developed by Das and Nagleri? Planning, attention, arousal, simultaneous and successive processing. Option number 4th. Spreading rumors behind someone's back. And what is it? It is an indirect aggression. Which of the following attributes Mahatma Gandhi as well as Patanjali is an essential condition for practicing non-violence? Non-violence is about वैराग्य। वैराग्य क्या है? एक तरीके से डिटैचमेंट है। ठीक है, डिटैचमेंट। आगे बढ़ते हैं। द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग अपॉन एलोकेशन ऑफ फंडिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। नाउ आगे बढ़ते हैं। पीटरसन एंड सेलिगमैन कैरीड आउट द फेमस वर्क ऑन स्ट्रेंथ, वर्च्यूज, वैल्यूज इन एक्शन प्रोजेक्ट है ये सेलिगमैन का। ठीक है, जिसमें इन्होंने 24 कैरेक्टर्स और 6 वर्च्यूज के बारे में बात करी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। अ साइकोलॉजिस्ट वाज इंटरेस्टेड इन कंडक्टिंग अ स्टडी ऑन गैम्बलर्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द गैम्बलर्स? ठीक है, देखो गैम्बलर है और वो दूसरे गैम्बलर के को ढूंढ सकता है क्योंकि उसको पता है कि मेरे कौन से दोस्त हैं, तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हार्ड टू रीच पॉपुलेशन है और ये उन्हीं को ही मिल सकता है जो ये काम कर रहे हैं। इन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, b स्टैंड्स फॉर व्हाट? b स्टैंड्स फॉर रिग्रेशन कोफिशिएंट हियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 मिस्ड आउट ऑन दिस। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अंदर ग्राफ प्लॉटेड, graph is plotted on what? Normal, in case of normal probability curve, the graph curve is plotted for, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is one of the non-parametrics counterpart of your ANOVA? Correct answer would be Kruskal-Wallis test. The leading neuroscience theories of intelligence is called as Pareto-frontal integration theory. Option number 3. Which of the following is not included in Sullivan's basic model? Pre-taxic mode is not included. Option number 2 is not included. Pre-taxic. ठीक है, बाकी सब इसके अंदर हैं। सुलिवन की थियोरी है, 1953 के अंदर आई थी ये थियोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
Question number 90. So we have 90 questions only here. People living on railway platforms, crowded market, and main roads. They are most likely to experience anthropogenic stress. जो कि क्या होता है? Which are caused by humans only. Human made environment की वजह से ही होता है ये. ठीक है. Now, guys, we've done 90 questions and I hope that एग्ज़ाम के अंदर आप ये सारे 90 के 90 questions जो हैं सही करके आओ. प्रैक्टिस हमने कर लिया है. अगर आप सुबह उठ के भी ये क्लास देखते हो एक बार, तो भी आप आराम से एस कर लोगे पेपर. और अगर इसके बाद भी इट्स लाइक एन ओपन बुक एग्ज़ाम ओनली यार. अगर आप अभी भी नहीं करके आते हो तो देन व्हाट इज़ इवन द पॉइंट ऑफ गिविंग द एग्ज़ाम. आप ये जानने के बाद भी कि मे बी शायद अगर ये पेपर निकल के आता है 2024 का, और उसके बाद भी अगर आप ये प्रैक्टिस करने के बाद भी गलत मार्क करके आते हो, तो विच मीन्स दैट आपको आपका जो गोल है वो अब अलग होना चाहिए. इट शुड नॉट बी टू क्वालिफाई यूजीसी नेट. इट शुड बी अबाउट having a good cognitive power and attention. Anyway, thank you so much for joining me. I'll see you soon. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. Now I'm really tired. टाइम देखो 3 बत्तीस हो रहे हैं.